हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और हम लोग लेके आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का शो। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज हम लोग आप लोगों के साथ देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज यूएनएचआरसी के संबंध में। यूएनएचआरसी, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ये है मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो फेडरिको विजेलस है और ये अर्जेंटीना के डिप्लोमेट्स हैं और इस समय ये इसके चेयरमैन है। इसमें सदस्य देश जो होते हैं वो 47 मेंबर्स हैं। ये समय चर्चा में क्यों आया? ये इसलिए चर्चा में आया कि अभी जो रूस यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें ऐसा यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज का ऐसा आरोप है और ऐसा देखा भी गया, न्यूज में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहां पे खुलकर मानवाधिकारों का उल्लंघन, यानी कि सिटीजन्स पे भी अटैक्स किए जा रहे हैं। तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण रूस को क्या किया गया है? यूएनएचआरसी की मेंबरशिप से बाहर कर दिया गया है। एक्चुअल में जो 47 मेंबर्स होते हैं, इनका हर 3 वर्ष में वहां पे इलेक्शन होता है। तो रूस जो था वो जैन 2021 से लेकर के दिसंबर 2023 तक वहां का मेंबर था। तो रूस को जो है बाहर कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि अक्टूबर 2021 में भारत अपने 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए इसमें चुना गया है और भारत का जो कार्यकाल है वहां पे यूएनएचआरसी में वो जनवरी 2022, यानी जो अभी जनवरी आपकी निकली है 2022 में, उससे लेकर दिसंबर 2024 तक इसके मध्य 3 वर्ष का कार्यकाल भारत का वहां होगा। तो इसको हम लोग इसका हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, इसकी स्थापना देख लेते हैं, इसके मेंबर्स कितने हैं, किसको बाहर किया गया, रूस को बाहर किया गया और भारत का टेन्योर इसमें देख लेते हैं। भारत ने इसमें काफी अच्छी मार्जिन से इसमें इलेक्शन को जीता था। तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 के मध्य में भारत इसका 3 वर्ष के लिए सदस्य रहेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है, हम लोग देखते हैं अभी हमारे पड़ोसी देश में तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट इन द सेंस कि वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो इमरान खान जी थे, तहरीक इंसाफ पार्टी के इमरान खान, उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया और उनकी जगह पे नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PMLN, एन फॉर नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी है। उसके जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बना है? शहबाज शरीफ। भाई शहबाज शरीफ कौन है? ये नवाज शरीफ के भाई ही है। और नवाज शरीफ इस समय क्या है? वो देश से भागे हुए हैं और वो इस समय ब्रिटेन में है। तो उनका जो भाई है पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के जो ये जो पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, तो उसके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शहबाज शरीफ, उनको वहां का प्रधानमंत्री चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट थी। देखिए पाकिस्तान के बारे में वो वहां पे बड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। तो यही है कि 1947 के कारण कोई भी प्रधानमंत्री वहां पे अभी तक क्या है, 5 इयर्स का अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक न्यूज है ये कि भारत का जो कृषि निर्यात है, देखिए अभी हम लोगों ने न्यूज देखी थी कि भारत का जो निर्यात हुआ है उसने भारत के निर्यात में लगभग 418 अरब डॉलर का उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर काम किया। इतना भी निर्यात कभी हुआ नहीं था जो इतना इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ 2021-22 में। तो वो कितना हुआ था? 418 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। तो उस 418 अरब डॉलर के निर्यात में क्या हुआ? 50 अरब डॉलर किस क्षेत्र से आया है? कृषि के निर्यात से आया है। और ये इसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है और ये 20% से ज्यादा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। और सबसे ज्यादा जो उच्चतम निर्यात वाली जो वस्तुएं हैं उसमें नंबर 1 पे रहा आपका चावल, नंबर 2 पे है आपकी चीनी और नंबर 3 पे आपका रहा था गेहूं। और गेहूं के बारे में कहा गया है कि गेहूं का जो निर्यात है वो 207% का उसमें इजाफा हुआ है। तो सबसे पहले, लेकिन सबसे ज्यादा चावल हुआ है, फिर चीनी हुआ है, फिर गेहूं। ये 3 कृषि निर्यात की वस्तुएं हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए बढ़ोतरी किसमें हुई है तो वो गेहूं में हुई है। तो ये 400 अरब डॉलर का हमने आपको बताया था, ये याद रखना है आपको।
कृषि निर्यात कितना है, 50 अरब डॉलर का, या 20% ज्यादा हुआ, ये याद रखना है। इसके साथ ही एक फिगर और थी कि जो इसका डेफिसिट हुआ है, व्यापार घाटा कितना हुआ है, तो व्यापार घाटा भी बढ़ा है और वो 192 अरब डॉलर के आसपास रहा है, जो पहले अभी तक क्या होता था 102 अरब डॉलर तक था, वो 192 अरब डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ है कि भारत ने इंपोर्ट अधिक किया है, इंपोर्ट अधिक किया है और भारत का एक्सपोर्ट उससे कम हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा ये डेटाज हैं, डेटाज यूपी पीसीएस पूछता है, इसलिए आपको याद रखने हैं और इससे आपकी क्लैरिटी भी हो जाएगी और ये डेटाज मेंस में भी लिखने में आपको हेल्पफुल होगी। उसके बाद एक है अटल इनोवेशन। देखिए एक एम करके 2015 में एक कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। उसमें क्या था, ये नीति आयोग 2015 में नीति आयोग ने इसको सजेस्ट किया था, इसकी घोषणा की गई थी और इसमें 2000 करोड़ रुपए आवंटन भी किया गया था। तो इसमें मेनली था क्या, अभी इसको इसकी जो वो था वो मार्च 2022 में ये फिनिश हो रहा था, तो इसको 1 ईयर के लिए और बढ़ा दिया गया, तो 2023 तक इसको कर दिया गया। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसको आप देख लेते हैं हम लोग। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर का जो एनवायरनमेंट है, उद्यमशीलता का पारिस्थितिकी तंत्र और इनोवेशन की जो कल्चर है उसको विकसित करने पर जोर दिया जाए, जिससे टीयर 1 और टीयर 2 जैसे जो शहर हैं और ग्रामीण, एक्चुअल में क्या है, मेट्रो जो टीयर 1 के जितने सिटीज हैं उसमें तो हर कंपनी आना चाहती है, नवाचार होते हैं, लेकिन जो टीयर 2 और टीयर 3 और रूरल एरियाज में लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो वहां से माइग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडियन सिटीज में। तो उस माइग्रेशन को कहीं ना कहीं चेक करने के लिए और लोगों को वहीं पे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसको अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की गई और उस उद्यमशीलता को और उस नवाचार की जो कल्चर है उसको टीयर 2 और टीयर 3 एवं रूरल एरियाज में डेवलप करने के लिए, जिसके कारण वहां पे क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसके लिए वहां पे क्या करेंगे, ये एम जो हमारा मिशन है इसकी स्थापना की गई और उसमें क्या किया जाएगा कि 101 अटल इंक्यूबेशन केंद्र, यहाँ ट्रेनिंग वगैरह होगी और 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, ये स्कूल्स वगैरह में भी लग रही हैं। और स्थापना के साथ ही अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत 200 स्टार्टअप्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा, ये 2000 करोड़ की राशि के साथ। तो ये इसमें मेन यही है कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसमें क्या क्या किया गया है और किस लिए था, बेसिकली इसकी धनराशि याद रखनी है, कब इसकी स्थापना की गई, किसके जरिए हुई और इसको अभी क्या किया गया, मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया, ये हमको देख लेना है। नेक्स्ट है आपका, ये है गाओफेन 3। गाओफेन 3 का जो 303 है ये चीन ने अभी लॉन्च किया है और ये क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी का अवलोकन ग्रह है। तो चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू गाओफोन 303 अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नाम से कभी पूछ लेता है कि किस कंट्री का है और क्या है। एक तो क्या है और किस कंट्री का है। दूसरा एक स्पोर्ट्स की न्यूज आई है आपकी कि अभी ऑस्ट्रेलिया में ग्रांड प्रिक्स हुआ है 2022, तो इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। और ये क्या है, चार्ल्स लेक्लर ये मोंटी कार्लो मोनाको के हैं और ये जो है फरारी चलाते हैं, फरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर। उसके बाद एक न्यूज है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज है, संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। इसके अभी चेयरपर्सन नियुक्त किए गए डॉक्टर मनोज सोनी, ये अभी तक मेंबर थे और इन्हीं को वहां पे अध्यक्ष यूपीएससी का बना दिया गया है। और ये राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय रिलेशन के जानकार हैं और ये सबसे कम उम्र के कुलपति भी रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, उसके कुलपति भी डॉक्टर मनोज सोनी जी रहे। तो डॉक्टर मनोज सोनी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट एक न्यूज है कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है, ये चीन है। लेकिन जो न्यूज आ रही है वो भारत से रिलेटेड है। भारत सेकंड स्थान पर है उपभोक्ता के मामले में, ये आप देखिए कंज्यूमर में सेकंड प्लेस पे कौन है, भारत है। और क्या है, इसकी उच्च मांग के कारण 2021-22 में सोने के आयात है, जो इंपोर्ट किया है सोने का, उसमें 33.34% का इजाफा हुआ। जो इसका जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, उसमें मुख्य कारणों में से एक रहा। जो हम लोग भी पीछे बात कर रहे थे कृषि निर्यात वाले में, तो मैंने बताया था कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो लगभग 192 अरब डॉलर का रहा है, जो 87.5% बढ़ा। किससे, 2020-21 से। 2020-21 में कितना, 102 अरब डॉलर के आसपास था। तो ये इसमें से कई सारे कारण हैं, उसमें से मेन कारण, एक मुख्य कारण सोने का भी रहा है
कि जो गोल्ड है उसका जो इंपोर्ट है इंडियंस ने काफी किया और वो 33.34% का उसमें इजाफा हुआ। तो वही आगे है इसमें कि वही भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 418 बिलियन डॉलर का निर्यात करके रिकॉर्ड कायम किया। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगली न्यूज है, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज क्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में देखिए, आप लोग जानते हैं कि यूपी के अभी विधानसभा चुनाव हुए और आप जानते हैं कि बाई कैमरलिज्म है, यहाँ द्विसदनात्मक विधान सभा है। तो इसका जो अपर हाउस है विधान परिषद, उसमें कितनी सीटें हैं यूपी में? 100 सीटें हैं। अब जब 100 सीटें हैं तो इसमें हर 2 साल पे कुछ ना कुछ सदस्य 1/3 जो मेंबर्स लगभग होते हैं वो रिटायर होते हैं। तो अभी उसी से रिलेटेड यूपी विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के संबंधित 36 सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग सारी जो चुनाव प्रक्रिया है वो समाप्त होकर रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो जारी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 36 सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया जारी है ना। उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें कुल 100 सीटें हैं। देखिए आर्टिकल 171 जो हमारे संविधान का है, लिखा है मैंने नीचे, आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद की संरचना में अधिकतम 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य किसके? विधानसभा के। तो आप जानते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि अभी दोनों का इलेक्शन हुआ है। तो यूपी की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 403 मेंबर हैं और इनका 1/3 हुआ आपका 101। इस तरीके से 101 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यूपी की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि जो विधान परिषद है उसमें 100 सीटें हैं। उसी प्रकार इसमें न्यूनतम इसके अनुसार, एक्चुअल में ये संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया कि अब से विधानसभा के सदस्यों की 1/3 के सदस्य होंगे विधान परिषद में और न्यूनतम होंगे 40 होंगे। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले 1/4 होते थे। और इस तरीके से 1956 तक जब ये 7वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ संशोधन, तब तक 72 सदस्य थे यूपी की विधान परिषद में। जब ये संविधान संशोधन हुआ तो ये बढ़ा के हुए 108, 108 सदस्य हुए। और जब 2000 में, नवंबर 2000 में, 8 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो फिर यूपी में जो मेंबर्स की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वो रह गई 100, जो अभी तक वही सदस्य संख्या है। तो पहले कितनी थी? 72 थी। लेकिन 1956 के संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि अब तक जो है 1/3 सदस्य होंगे। तो 1/3 सदस्य तो 108 कर दिए गए, 108 हो गए। 1/3 सदस्य, पहले 1/4 होते थे, 1/4 थे तो 72 थे। जब 1/3 हुए तो 108 हो गए और जब 108 हो गए, जब उत्तराखंड अलग हुआ तो 100 रह गए। और इस तरीके से 100 सदस्यों में थे। अब 100 सदस्य कैसे हैं? देखिए 100 सदस्यों में से इसमें यूपी में जो ये इस तरीके से डिवाइडेशन है 38, 36, 8, 8 और 10। 38 कौन है? ये जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो 38 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। 36 कौन करते हैं? स्थानीय प्रतिनिधि करते हैं। ये कौन कौन उसमें शामिल होता है? एमपी, एमएलए, वार्ड मेंबर्स, बीडीसी मेंबर्स, ग्राम प्रधान, ये 36 लोगों का निर्वाचन करते हैं। 8 जो निर्वाचित होते हैं वो शिक्षकों से होते हैं और 8 जो निर्वाचित होते हैं स्नातकों से होते हैं और 10 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो इस तरीके से कुल हो जाएंगे 100। तो ये इस तरीके से इस समय भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें से 6 में द्विसदनात्मक विधानसभाएं हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा जो आंध्र प्रदेश है उसमें 58 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, कर्नाटक में आपकी 75 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। तो ये सीटें भी आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो विधानसभा में 403 सीटें यूपी में और विधान परिषद में 100 सीटें। ये था आपका। और इसके लिए अभी 38 सदस्यों के लिए तो एमएलए एमपी से इलेक्शन ये अभी हो चुके थे, ये 6 साल इनके लिए था। अभी 36 वाला जो है ये 6 साल के लिए फिर होंगे। तो हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो उनके लिए
इलेक्शंस होते हैं। तो ये 36 अभी स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसमें वार्ड मेंबर, प्रधान, बीडीसी